हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 13 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। देखें पहला क्वेश्चन, प्रकाश प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह एक ऐसी घटना होती है जिसे कृत्रिम रूप से बिजली के कारण रात में क्या होता है, आकाश चमकीला दिखाई देने लगता है। कथन नंबर 2 है, हमारे आसपास की एलईडी लाइटें प्रकाश प्रदूषण को बनाने में योगदान देती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों कथन होते हैं कि आर्टिफिशियल के माध्यम से बिजली का निर्माण करके प्रकाश चमकदार दिखाई देने लगता है। प्रकाश के चमकदार होने के कारण आकाश चमकदार दिखाई देने लगता है। आगे देखें, हालिया शोध के जानकारी के मुताबिक ये देखा गया है कि अमेरिका में एलईडी लाइट के बढ़ते प्रयोग के कारण प्रकाश प्रदूषण में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। उसमें यह बताया जा रहा है कि जब प्रकाश प्रदूषण होता है कि एक ऐसी घटना होती है जिसको कृत्रिम रूप से बिजली के कारण रात में आकाश चमकीला दिखाई देने लगता है। और जो कथन नंबर 2 है कि विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रदूषण सस्ती, स्वच्छ और चमकदार एलईडी लाइट के विकास के कारण हो रहा है। आगे देखें, हाल में प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका की 96 जयंती मनाई गई है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब होगा असम से। ये असम से थे। 2019 में भारत सरकार इन्हें भारत रत्न से सम्मानित की है। और जैसे ये देखेंगे कि ये जो असम में चला, तो असम में जो माजुली द्वीप है, तो माजुली द्वीप के अंतर्गत जब देखें तो जो माजुली द्वीप है, तो माजुली द्वीप में जो प्राकृतिक रूप से कृत्रिम रूप से बनाया गया है आइसलैंड है। तो 15वीं शताब्दी में जो शंकरदेव रहते हैं, तो असम कल्चर को बढ़ावा देने के लिए शंकरदेव के द्वारा वैष्णव कल्चर का बढ़ावा देते हैं। और उसी प्रकार की असम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में जो गायक संगीतकार हैं भूपेन हजारिका, इन्हीं के नाम पर भूपेन हजारिका सेतु का भी निर्माण किया गया है। यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में लोकप्रिय रहे और आगे चलकर के असम और पूर्वोत्तर भारत के कल्चर और लोकगीत को हिंदी सिनेमा के रूप में पेश करने में कामयाब रहे। आगे देखें, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इस मिशन की शुरुआत यूजीसी के द्वारा की जा रही है। और कथन नंबर 2, इसके तहत मानव संसाधन विकास केंद्रों को अब मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के नाम से जाना जाएगा। तो उपरोक्त में से दोनों कथन सही है। आगे देखें, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह एक संविधिक प्राधिकरण है। कथन नंबर 2, इसकी स्थापना 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। आगे देखें, शून्य ड्राफ्ट प्लास्टिक प्रदूषण ट्रीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय उपकरण है। और कथन नंबर 2, इस ड्राफ्ट को बनाने में कुल मिलाकर 15 प्लस होल्डर शामिल है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही जवाब होगा कथन नंबर 1। केवल एक कथन सही, क्योंकि इसमें 10 प्लेस होल्डर शामिल हैं। आगे देखें, हाल में अंतर सरकारी वार्ता कमेटी की जब दूसरी बैठक आयोजन होने के दौरान प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ड्राफ्ट संधि तैयार की गई थी। इस संधि के अंतर्गत ये भी बताया जाता है जो प्लास्टिक या प्रदूषण होगा तो उसको नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी। इसीलिए प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार जुलाई 2022 में प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण नियम भी लाती है। तो ये वाला देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधि हो जाती है। आगे देखें, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के विकास के लिए व्यवहार्य गैप फंडिंग योजना को मंजूरी दी गई है। कथन नंबर 2, बजटीय सहायता के रूप में पूंजीगत लागत के 40% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी।
देखिए, हालिया जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के विकास के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत 2030 से 31 तक 4000 मेगावाट की BEES परियोजनाओं के विकास करने की परिकल्पना हाइपोथेसिस की गई है। आगे देखें, इस योजना के माध्यम से यह भी प्रावधान किया गया है कि इस योजना के माध्यम से जिसका महत्व होगा, इसका महत्व ये होगा कि जो पावर या बिजली ग्रिड बनती है या ऊर्जा ग्रिड के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकरण करने बढ़ावा दिया जाएगा। ट्रांसमिशन नेटवर्क का उपयोग करके अनुकूल करते हुए बर्बादी को कम किया जाएगा। इसमें सीधी सी बात यह है कि ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा मिलेगा। आगे देखें, वरुण सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, वरुण सैन्य अभ्यास का जो आयोजन किया जाता भारत और फ्रांस के बीच संपन्न होने वाला द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। कथन नंबर 2, 2023 में इसका आयोजन हिंद महासागर में किया गया था। आगे देखें, उपरोक्त में से कौन से कथन से, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर केवल एक कथन से है, क्योंकि 2023 का जो आयोजन किया जा रहा है तो ये अरब सागर में किया जा रहा है। देखें, हालिया जानकारी के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच संपन्न होने वाला द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि 21वां संस्करण 21 संस्करण है जिसका आयोजन अरब सागर में किया जा रहा है। वरुण नौसैन्य अभ्यास की शुरुआत 1993 में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करना था। आगे देखें, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, G20 देशों के अध्यक्ष के रूप में भारत के द्वारा की गई एक प्रमुख पहल है। कथन नंबर 2, इसका टारगेट टेक्नोलॉजी के विकास को सुविधाजनक तरीके से बनाना और विकास को बढ़ावा देना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें, हालिया जानकारी के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर से 2023 को जो ग्लोबल वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ करने की घोषणा की गई। इसको जो शुभारंभ करने में इसमें शामिल होने वाले देश सदस्य कौन कौन से हैं? सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेता इसमें शामिल हुए हैं। इसमें ये भी रहे कि जो यूएनओ के द्वारा 2030 तक टारगेट रखे गए हैं, यूएनओ के द्वारा जो SDG लाज जो 17 रखा गया है, तो उसमें SDG लाज टारगेट नंबर 7 में विश्व को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने की वकालत की गई है। इस पहल का मकसद यह है कि जैव ईंधन के विकास के लिए G20 देशों को एक ग्लोबल मंच प्रदान करेगा। आगे देखें, यूरोपीय मधुमक्खियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको समान नाम भी दिया जाता है कि इनका नाम पश्चिमी मधुमक्खी भी कहा जाता है। कथन नंबर 2, यह प्रजाति मुख्य रूप से पूरे यूरोप में प्रबंधित मधुमक्खी कॉलोनी के रूप में रखी जाती है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। आगे देखें, हालिया वैज्ञानिकों के द्वारा प्रकाशित की गई साझा की गई जानकारी के मुताबिक यह देखा गया कि रोगाणुरोधी प्रतिरोधी के प्रसार की निगरानी करने के लिए यूरोपीय मधुमक्खियों को प्रबंधित किया जा रहा है। इनके माध्यम से भी किया जाए कि बायो मॉनिटरिंग करके प्रभावी तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, प्रबंधित करेंगे। आगे देखें, यहाँ लिखा है कि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर, तो MP का जो लिटरेसी रेट है तो 79.3% और जो पुरुष लिटरेसी है तो 78.7% और जो महिला लिटरेसी है तो 61.2% है, जो कि भारत की लिटरेसी 73 और 84 और 67 दोनों के बीच में कितने का अंतर रहेगा? 16 का रहेगा। आगे देखें, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले ज़िले का नाम, तो इसका सही जवाब होगा जबलपुर। जबलपुर की जो लिटरेसी रेट है तो 81%, इंदौर की 80.9% और भोपाल की 80.4%। और निम्नतम लिटरेसी वाले जो ज़िला हैं तो अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। अलीराजपुर भारत का सबसे निम्नतम लिटरेसी वाला ज़िला है और झाबुआ के 43 और 49। आगे देखें, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष लिटरेसी परसेंटेज वाला ज़िला, तो इसका सही जवाब होगा इंदौर 87.3%
87.2%। जबलपुर की प्रतिशत पुरुष साक्षरता वाला, और जब उसमें देखेंगे महिलाओं में तो उल्टा हो जाएगा, भोपाल पहले आ जाएगा। तो भोपाल की हो जाएगी 87.3 और जबलपुर की आ जाएगी 87.2 महिला में। जबलपुर की वही रहेगी, केवल भोपाल वाला चेंज हो जाएगा। आगे देखें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले ज़िले का नाम है, तो पहला है बस भोपाल बस चेंज होता, बाकी भोपाल की जगह इंदौर, इंदौर की जगह भोपाल हो जाता। तो भोपाल इंदौर, इंदौर की जगह भोपाल। आगे देखें, इसमें है कि मेल और फीमेल की लिटरेसी में जो डिफरेंट है, तो डिफरेंस कितने का है, तो सर्वाधिक डिफरेंस 1981 की जनगणना के अनुसार देखिए 29.4%। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंतर रहा 1981 की जनगणना में। आगे देखें, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति साक्षरता वाले सर्वाधिक जिलों में से देखिए, उसका सही जवाब होगा बालाघाट 83.1%। आगे देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा चरनोई भूमि विकास मिशन का गठन किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। आगे देखें, हाल में पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास मंत्री उषा ठाकुर ने क्राफ्ट एंड आर्ट प्रदर्शनी हस्तकला बाजार का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा भोपाल जिला के अंतर्गत किया जा रहा है। और जो एमपी का जो पर्यटन निगम है, तो उसकी स्थापना 1978 में की गई थी, और जो भारत का पर्यटन कारपोरेशन उसकी स्थापना 1968 में की गई थी। यहाँ देखें, पर्यटन बोर्ड द्वारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन में यह प्रदर्शनी लगाई गई है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन का शुरुआत मध्य प्रदेश के पर्यटन निगम के द्वारा 2022 में की गई है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। वहीं भारत सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के द्वारा एडाप्ट 2.01 चलाया गया है। आगे देखें, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना कहाँ खोला जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा उज्जैन में खोला जाएगा। आगे देखें, ग्वालियर जिले के जन्म में कौशल झा टर्की में आयोजित होने वाले वर्ल्ड जूनियर पावर वेटलिफ्टिंग चैंपियन में कौन सा पदक जीता, तो इसका सही जवाब होगा गोल्ड पदक जीता, गोल्ड। मध्य प्रदेश के आगे देखें, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के कौन से शहर में किया जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा भोपाल। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा बताया गया है कि इस बार मध्य प्रदेश 20 से 31 मार्च के मध्य के बीच खेला जाएगा। आगे देखें, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, तो उसमें 5 मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं जिनको पद्म NP मिश्रा, इनको मेडिकल के क्षेत्र में इन्हें क्या दिया गया, पद्म अवार्ड दिया गया है। NP मिश्रा गांधी मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री लेने के बाद ठीक है आगे मेडिकल में सेवा दी, और भोपाल गैस त्रासदी के दौरान इन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ जितने भी पीड़ितों का उनका इलाज किया, और मध्य प्रदेश के मेडिकल जगत के पितामह कहे जाने वाले मशहूर NP मिश्रा का निधन हो चुका है, इनको पद्म अवार्ड दिया गया। वहीं जो लिटरेचर में दिया गया है अवध किशोर जाड़िया, तो इनका संबंध बुंदेली कवि है, इनका संबंध राय नृत्य से है, और इनका जन्म हरपालपुर छतरपुर जिले के अंतर्गत है। आगे देखें, अवध किशोर जाड़िया ठीक है हरपालपुर में होता है, इनको 2022 का मध्य प्रदेश के मंडला जिले ये जो दुर्गाबाई व्याम है, तो इनका संबंध है दुर्गाबाई व्याम का संबंध यह गोंड चित्रकला से है। इनको 2022 के लिए इनको जो पद्म अवार्ड दिया गया है, उनको महिलाओं के लिए दिए गए। इनका संबंध देखिए गोंड चित्रकला से। भोपाल में भी काम किया। अर्जुन सिंह धुर्वे इनको आर्ट में दिए गए, डिंडोरी जिला के रहने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि उनको जो सम्मान दिया, सम्मान के साथ साथ ये बैगा आर्ट से संबंधित। आगे चल के हम कल देखेंगे गोंड आर्ट में मैं आपको कल पढ़ाऊंगा गोंड आर्ट, थोड़ा सा जो बाग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। राम सहाय पांडे।